हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी आपस में दोनों को चेंजेस करना है। इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या लिखा है वो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। प्रश्न कभी कभी इस प्रकार पूछे जाते हैं, उनके उत्तर का संकेत मिलता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं जिसका उत्तर का संकेत हमें पता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि इसका आंसर ये हो सकता है, अर्थात उसमें उत्तर निहित होता है, यानी उसमें उत्तर रहता है। अर्थात ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लगता है अच्छा ये पूछा है, इसका आंसर ये होगा। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्न अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो उत्तर की अपेक्षा नेगेटिव सेंटेंस में होती है। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हमें लगता है कि भाई आंसर इसी में छुपा हुआ है, तो जो पूछा जा रहा है उसी को नेगेटिव में बता दो, यानी कि वही उसका आंसर है। ठीक, जब प्रश्न नेगेटिव में सेंटेंस में हो तो उसका अपेक्षा अफर्मेटिव, यानी जब क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाए उसका आंसर पॉजिटिव में, और जब पॉजिटिव पूछे तो उसका आंसर नेगेटिव में। ठीक, ये हमें ध्यान देना है। आंसर जो होगा वो असर्टिव में होगा, क्वेश्चन जो होगा वो इंटरोगेटिव में होगा। चलिए देखते हैं पहला नियम। असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने पर वह नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। जैसे ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। इसका क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना, सॉरी इंटरोगेटिव बनाना है। डब्ल्यू एच नहीं लगा, नॉर्मली डब्ल्यू एच से नहीं बनाते हैं, हम हेल्पिंग ऑफ से बनाते हैं। तो क्या बनेगा? विल ही नॉट गो टू स्कूल, वो क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? तो नॉर्मली इसका आंसर होगा नहीं, वो स्कूल जाएगा। तो नॉर्मली उल्टा हमें आंसर देना है। तो कभी क्वेश्चन आया ऐसा और इसका बोला इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो नॉट के साथ बनाएंगे। जब सिंपल है, जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो हम क्वेश्चन वाला बनाएंगे नॉट में, और जब नेगेटिव में होगा तो उसका आंसर बनाएंगे हम पॉजिटिव में। सिंपल सी बात है। जैसे शी इज़ अ गुड स्पीकर, इसका क्या हो जाएगा? इज शी नॉट अ गुड स्पीकर? क्या वो ऐसा होता है कि क्या वो अच्छी स्पीकर नहीं है? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो अच्छी स्पीकर नहीं है? क्या वो अच्छी टीचर नहीं है? नहीं सर है, हम लोग ऐसा होता है ना, कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? नहीं नहीं सर है मेरी दोस्त, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, वही। ठीक है, आगे सेकेंड नियम। यदि वाक्य नेगेटिव में है तो उसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव बनाते हैं, यानी इसमें नॉट नहीं लगाते। जैसे यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तुम कभी मेरी काइंडनेस को नहीं भूलोगे। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कोई पूछेगा इसका इंटरोगेटिव बनाइए, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या बनाओगे? विल यू एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या तुम मेरे काइंडनेस को कभी भूल पाओगे? अर्थात नहीं भूल पाओगे। देर इज़ नथिंग बेटर दैन अ बिजी लाइफ, दुनिया में सबसे जो अच्छी लाइफ होती है बिजी लाइफ होती है। तो उसका कैसे कह सकते हैं इंटरोगेटिव में? इज़ देर एनीथिंग बेटर दैन अ बिजी लाइफ, क्या दुनिया में कुछ बेहतर है बिजी लाइफ से? तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं नहीं, बिजी लाइफ सबसे अच्छी है, ऐसे। ठीक, अब चलते हैं आगे। थर्ड, सिंपल आपको ये बेसिक अगर हम मोटा मोटी याद रखना है कि अगर नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है और आपको बोल रहा है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो बस चेक करिए सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बनाकर क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में बनाकर क्वेश्चन बनाएंगे। सिंपल सी बात है। यदि कर्ता के स्थान पर एवरीबडी या नोबडी का प्रयोग हो तो उसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को सब कोई जानता है, इसको क्या बोलोगे? हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन नहीं जानता है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम फॉर्म मतलब जो तरीका है वो हम बदल रहे हैं, लेकिन मीनिंग वही है। कोर जो मीनिंग है, जो मतलब मेन मीनिंग है वो वही है, चेंज नहीं हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। कभी कभी असर्टिव से इंपरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, अभी ये इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सेंटेंस का प्रारंभ वाई, वॉट, व्हेन इन सब से होता है। यहाँ पे इंपरेटिव नहीं होगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव होगा। गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ इंटरोगेटिव होगा, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो ग्लोरी है, जो उनकी प्रसिद्धि है, वो कभी भी फेड नहीं हो सकती, यानी कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। इसको क्या बोलोगे? वैन कैन देयर ग्लोरी फेल, उनकी ग्लोरी कब फेल होगी, अर्थात कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हमें लगे कि अगर मैं क्वेश्चन वर्ड ऐड करना चाहिए तो हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे जिससे जो हो उसकी जो मीनिंग है, जो आंसर है वो यही आए।
ऊपर वाला ही आंसर आए, नो लगाकर यही आंसर आए। ध्यान दीजिएगा, नो लगाना है, नो लगाकर यही आंसर है, ये सबसे मेन है। एक्सरसाइज नंबर 10, नो वन कैन बियर एन अनप्रोवोक्ड इंसल्ट। कोई भी सह नहीं सकता है अनप्रोवोक्ड इंसल्ट को, यानी एक तरीके से आपको कोई इंसल्ट करे तो आप सह नहीं पाओगे। तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है, नो वन का कर जाएगा हु कैन बियर एन अनप्रोवोक्ड इंसल्ट। कौन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं। तो ऐसे सेंटेंस बनता है। एक्सरसाइज नंबर 11 भी कुछ ऐसा ही है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लगभग सेम है। आप इसका पीडीएफ जो है अगर आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, इसमें भी आप कर सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया है, आप अपने से करिए, बहुत ईजी है। कुछ एक दो हो सकता है एक्सरसाइज आपको 10-15 में एक टफ मिले, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव। पहले हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव पढ़ा, अब हम इंटरोगेटिव से असर्टिव पढ़ रहे हैं। सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है। अगर ये नॉट नेगेटिव में है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका हम पॉजिटिव में लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अगर वो पॉजिटिव में है क्वेश्चन वर्ड तो उसको हम आंसर जो है असर्टिव वो नेगेटिव में लिख देंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। ये मैं बताने की जरूरत है ही नहीं, साफ साफ है। एक्सरसाइज नंबर 12 मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डू द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर। इसका क्या हो जाएगा, द ब्रेव डिजर्व ऑनर, सिंपल सी बात है, द ब्रेव डिजर्व्स ऑनर, ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा तरीका, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इनके चेंजेस को हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस में अगर होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, देखिए एक्सक्लेमेटिव समानता व्हाट, हाउ या किसी इंटरजेक्शन से प्रारंभ होता है, ये हमें पता ही है, ठीक। ये आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, कितना महान इंसान है ये, ठीक है। तो इसका सिंपल बनेगा ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन, सिंपल, ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन। इसको असर्टिव में हमने एक्सक्लेमेटिव से बदल दिया असर्टिव में, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल ही इज से स्टार्ट कर देंगे और ग्रेट लिख देंगे, मैन व्हाट को हटा देंगे, ठीक है। इसमें भी हाउ को हटा देंगे, जैसे द सॉन्ग इज़ वेरी स्वीट, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन वाक्यों में व्हाट या हाउ के प्रयोग के साथ एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, जैसा हम देख रहे हैं। अतः असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय उन्हें हटा दिया जाता है। किसे हटा दिया जाता है, ये व्हाट, हाउ, ये सबको हटा दिया जाता है, ठीक। और एडजेक्टिव के पूर्व वेरी लगा दिया जाता है। और क्या लगा दिया जाता है, हाउ, ये सब हटा के क्या लगा जाता है, वेरी। देखो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ, देखो ये देखो, हाउ ड्रेडफुल वॉज द ड्रीम, कितना भयानक था सपना। तो देखो नॉर्मली इसको हम कैसे बोलते हैं, बहुत भयानक था सपना, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत के लिए वेरी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो जैसे व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज़, कितना मतलब व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज़, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसका मतलब ऐसे है, क्वेश्चन ये है। तो इसका हो जाएगा इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी वेरी लगाते हैं और कभी ग्रेट लगाते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो देखिए सेकंड नियम, इन वाक्यों में वर्ड का प्रयोग का हुआ है किंतु एडजेक्टिव का नहीं। तो जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए आप साफ साफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए साफ साफ, इसमें देखिए ये वाला नहीं, ये वाला, एक मिनट रुकिए, ये देखिए इसमें ये ग्रे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, सब एडजेक्टिव हैं। अब हम देखते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्यों में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ, वर्ड का प्रयोग हुआ लेकिन एडजेक्टिव का, व्हाट, हाउ का प्रयोग हुआ लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसे वाक्यों का असर्टिव समय बनाते वक्त नाउन के प्रयोग, जो भी नाउन होगा उसमें ग्रेट, टेरिबल, ड्रेडफुल, वंडरफुल का प्रयोग करते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, भयानक है तो टेरिबल, और दर्दनाक है या बहुत खतरनाक है तो ड्रेडफुल, वंडरफुल मतलब बहुत बहुत शानदार है तो वंडरफुल, और कोई बड़ी चीज़ है तो ग्रेट लगाते हैं। जैसे हाउ फुलिश, कितना फुलिश है, ये वेरी भी लगा सकते हैं, इट इज़ वेरी फुलिश, ये बहुत फुलिश है। तो यहाँ हम सेंटेंस जो एडजेक्टिव है अपने हिसाब से डिसाइड करके लगा सकते हैं। इसमें आपको छूट होती है कि आप कोई भी एडजेक्टिव लगाओ, बस वो सूट करना चाहिए उस सेंटेंस में, ठीक, समझ में आया। आगे तीसरा नियम, इन उदाहरणों में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों छिपा होता है। ऐसे वाक्यों को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं, जैसे हाउ फुलिश को हाउ फुलिश इट इज, व्हाट अ लेम एक्सक्यूज को व्हाट अ लेम एक्सक्यूज इट इज। इन वाक्यों को दो नियम के अनुसार बदल देते हैं, जो ऊपर हमने देखा, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ओ व्हाट
ओ व्हाट द डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस, तो जाएगा आई विश दैट डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस। ओ व्हाट द डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस, यानी डेजर्ट मेरा एक ड्वेलिंग प्लेस है, मतलब घूमने का मेरा एक इच्छा वाला जगह है। तो बस सिंपल है, आई विश हो जाएगा। तो इसमें आई विश कब लगाते हैं, जब ओ से स्टार्ट हो या उड, अलास, सैड, अगर अलास हो तो सैड होगा, सिंपल सी बात है। और नॉर्मली ओ दैट, उड दैट होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये बंदा कल्पना कर रहा है किसी चीज़ को जाने के लिए, पास जाने के लिए, तो हम आई विश लगा देंगे। अगर दुख की बताएगा तो भाई इट इज़ सैड लगाएंगे। आपको लग रहा है कि अलग अलग नियम बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। डिपेंड करता है कि आपको असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है कि नहीं। अगर आता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना है, रूल्स एक बार पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई इसमें टफ काम नहीं है। चौथा नियम, इन वाक्यों में ओ, दैट, टू बी, उड दैट, अलाज दैट, जो ऊपर आपने पढ़ा का प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्यों में वर्ब विश, डिज़ायर, ऐसे जिसे यहाँ पे विश लिखा है, देखिए यहाँ पे विश लिखा है, डिज़ायर द्वारा इंटरजेक्शन का भाव उपयुक्त भांति प्रकट किया जाता है। यानी जो भाव है, ध्यान दीजिएगा वो क्या कहना चाह रहा है इस वाले नियम में, फोर्थ नियम में क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ओ टू बी लिखा है, ओ दैट लिखा है, ये फीलिंग है, भाव है। इसको हम दिखा देंगे किससे, आई विश से या इट इज़ सैड से, ऐसे दिखा देंगे। या इसको इट्स सैड भी कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। अब देखिए, इफ़ आई कुड सी हिम वंस, काश मैं उसे एक बार देख पाता, एक बार देख पाता, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको कैसे बनेगा, आई विश टू सी हिम वंस, मैं उसे देखना चाहता हूँ एक बार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो सेंटेंस को। जितने अच्छे समझोगे सेंटेंस को, उतने अच्छे से आप उसको असर्टिव बना लोगे। अब देखिए, ये जो पांचवा नियम है मैं ऊपर वाले के लिए, ये जितने नियम थे सब ऊपर वाले के लिए थे, तो जो पांचवा नियम है ये इसके लिए है, दोनों के लिए। जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में उसे हटाकर विश यानी डिज़ायर का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं आगे, छठा नियम, टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है, टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग, हिज मीटिंग मी हियर, यानी मीटिंग उसके बारे में सोच रहे थे लेकिन मैं यहाँ पे आ गया। मतलब आप सोच रहे थे कि मीटिंग में वो रहेगा लेकिन मैं आ गया, तो इट इज़ स्ट्रेंथ दैट ही शुड मीट मी हियर। ठीक है, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, अर्थात सोच आप दूसरे के बारे में रहे थे, मैं आ गया, ऐसे। ठीक, ये तो इमेजिन माई सीइंग, देखो इसकी मीनिंग दो तरीके से, एक तरीके से और कही जा सकती है, टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग ना मी हियर। तो ये आश्चर्य की बात है, मैं सोचूंगा कि वो मीटिंग में रहेगा, अर्थात देखा जा, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो नहीं रहना, मतलब वो उसको, ये जो बंदा है मी को लग रहा है कि जो ही है, हिज है, वो नहीं आएगा, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस बना है। ठीक, ऐसे सेंटेंस वैसे एग्जाम में बहुत रेयर आते हैं जहाँ पे आपको डाउट लगे। मेरे हिसाब से 90% चांसेस होते हैं कि सेंटेंस ऐसे हैं जिसका आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। ठीक है, ये दो तरीके से बन सकता है, एक और तरीका आप अपने से ढूंढो, बताओ मुझे कैसे बनेगा। ठीक है, ज़रूर बताओ, मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रेंज यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और यूज़ होगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ, बाकी सब सेम रहेगा, स्ट्रेंज यूज़ नहीं होगा। सेकेंड, टू इमेजिन माई सीइंग अ घोस्ट इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, तो मेरी इमेजिन में जब मैं अपने दोस्त को देखना चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, तो अपने दोस्त को जब देखना चाह रहा हूँ तो मैं किसको देख रहा हूँ, घोस्ट को। तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज़ स्ट्रेंथ दैट आई शुड सी अ घोस्ट इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड। मैं मतलब मुझे देखना चाहिए दोस्त को लेकिन मैं देख रहा हूँ किसको, घोस्ट को, ऐसा ये सेकंड वाले की मीनिंग है। ठीक है, नॉर्मली इतना घुमा के नहीं आता है, बहुत रेयर आता है ऐसा सेंटेंस। ठीक, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य, लेकिन आपको ये आना चाहिए एग्जाम पर्पज़ के लिए, 12th के बाद के लिए उसमें पूछता है, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य इन्फिनेटिव टू से प्रारंभ हो तो उसे हटाकर उसके बदले अर्थानुसार इट इज़ स्ट्रेंथ, इट इज़ सैड, जैसा कि ऊपर बना हुआ है लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ सैड यूज़ नहीं होगा, कुछ और यूज़ होगा, चेक करिएगा जरूर। ठीक है, मुझे बताइएगा। अब ये अलास शी डाइड सो यंग, बहुत दुख की बात है कि वो जल्दी मर गई, सिंपल सी बात है। इट इज़ सैड दैट, सैड यूज़ हो गया। ब्रावो, तो इट इज ब्रावो कब बोलते हैं, जब किसी को शाबाशी देते हैं, तो शाबाशी क्या है,
इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, ये खुशी की बात है दैट यू हैव डन वेल, कि तुमने अच्छा काम किया है। देखो मेन हमें चेंज करना है ये जो ये एक्सक्लेमेटरी वाला है, बाकी सब तो नॉर्मली जो मैं आप देखोगे 80% वही होता है जो बाकी ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हो, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक, आखिरी देख रहे हैं हम, जिन वाक्यों में अलास, हुर्रा, ब्रावो आदि शब्द होते हैं उनको ऐसे बनाते हैं। अलास के लिए इट इज़ सैड, ब्रावो के लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, हुर्रा के लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। ये जरूर याद कर लें इतना, बाकी तो मुझे आपको आ ही जाएगा, इतना जरूर याद कर लें। अब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, पहले हमने एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव देखा, अब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी अब देख लो, बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता बहुत टफ है। जैसे दिस म्यूजिक इज़ वेरी स्वीट, तो वेरी स्वीट क्या बना देंगे, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, 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 हर जगह लगा हुआ है, तो प्लीज़ जरूर करिए। या तो आप ऐसे लगाइए, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड पे लगाइए, या पूरे के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे लगाइए, आप कैसा कहना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक, देखिए लास्ट लाइन क्या है वो पढ़ दे रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के नियमों का विलोम बना देने से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। सिंपल सा है, विलोम मतलब एक तरीके से उल्टा है। जो नियम आप इस पे फॉलो कर रहे थे आप उल्टा इस पे फॉलो कर लो, बस बात खत्म। ये एक्सरसाइज है, देखिए हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज, इससे क्या हो जाएगा, द ताज इज वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल सी बात है। व्हाट अ फूल ही इज, ठीक है, तो ही इज फूल, या ही इज अ ग्रेट फूल, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज अ ग्रेट फूल। ग्रेट मतलब महान नहीं, ग्रेट मतलब बड़ा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 14 भी है, 14, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसका उल्टा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी वाला क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू विद अनदर, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पिछला मैं बड़ा वीडियो बना रहा था तो हो सकता है आपको उतना लगातार आधा घंटा या 30 मिनट लगातार देना थोड़ा हार्ड हो जाता है लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मुझे लगेगा कि ऐसा टॉपिक है जिसको आधा घंटा हम खींच सकते हैं तो उसको हम खींचेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, ठीक है। धन्यवाद।